हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं एसएससी जेई 2024 की डेडिकेटेड क्रैश कोर्स। तो एसएससी जेई एग्जामिनेशंस के लिए ये क्रैश कोर्स आप सभी के लिए आई होप कि हेल्पफुल साबित होगी और मस्त तरीके से हम लोग इसमें बैक टू बैक कंटेंट जो है वो पढ़ते चले जा रहे हैं। आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉड्यूल नंबर 2। पहला मॉड्यूल अपना कंप्लीट किया हम लोगों ने। कुछ एक टॉपिक जो है वो मैंने सेकंड मॉड्यूल पर ऐड कर दिया है, तो सेकंड मॉड्यूल जो है आज की क्लास में अभी से शुरू करते हैं बिना देरी किए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड मॉड्यूल जो है हमारा वो है डीसी नेटवर्क्स का। फर्स्ट मॉड्यूल बेसिक कंसेप्ट हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे। बेसिक कंसेप्ट में कुछ बेसिक चीज़ें, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, कंडक्टर्स का टाइप, रजिस्टर के बेसिक्स, ये सारी चीज़ें पढ़ें। लेकिन अभी इनके एमसीक्यूज़ हम लोग नहीं बनाए। क्यों? क्योंकि एमसीक्यूज़ आपके साथ लाइव सेशन में प्रैक्टिस करेंगे, मज़ा आएगा। आपके साथ लाइव सेशन पे बनवाऊंगा जब एमसीक्यूज़, तो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में मज़ा भी आएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें डाउट्स भी पूछते बन जाएंगे, तो ये चीज़ बेस्ट रहेगी। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड मॉड्यूल। तो मॉड्यूल नंबर 2 जो है ये अभी यहाँ से स्टार्ट होता है। मॉड्यूल 2 जो है ये है डीसी नेटवर्क्स। सो आवर सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट्स नाउ, दैट इज डीसी नेटवर्क्स। तो डीसी नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे इस मॉड्यूल के अंदर। एसएससी के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डीसी नेटवर्क्स जो है इससे क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। देखिए, अभी आपका पेपर 2 भी सीबीटी 2 हो, सीबीटी वाले फॉर्मेट में हो गया है। तो जब सीबीटी फॉर्मेट में हो गया है तो यहाँ पर आपको मल्टीपल क्वेश्चन सर्किट्स के दिखाई देंगे, और पिछली बार भी दिए हुए थे, इस बार भी सर्किट के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, जहाँ सर्किट सॉल्विंग भी करना रहेगा आपको, और प्लस उनसे जुड़े हुए टेक्निक्स जो हैं वो भी पूछेगा। उनसे जुड़े हुए जो थ्योरीज हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आएंगे। जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम का कंडीशन पूछ लिया आपसे, आपसे मिलमैन्स थ्योरम का कंडीशन पूछ लिया, आपको कंपनसेशन का क्वेश्चन पूछ सकता है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जहाँ से सवाल बनते हैं। ठीक, तो ये सारा कुछ डिटेल, और इस पूरे के पूरे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में 2 चैप्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा बड़े चैप्टर्स और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। उसमें से एक है ये डीसी नेटवर्क्स और दूसरा सिंगल फेज एसी, जो आने वाले दिनों में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो डीसी नेटवर्क स्टार्ट करते हैं। डीसी नेटवर्क के स्टार्टिंग में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे ये देख लेते हैं आप। तो डीसी नेटवर्क में हम लोग इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग सीधे सीधे क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो है इससे शुरुआत करेंगे। देन उसके बाद हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे भाई, शॉर्ट में आपको जल्दी से बता दूं। देन इसके बाद आफ्टर दिस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला पार्ट हम लोग सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि एक्टिव सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स, ये सब क्या क्या सोर्सेज होते हैं, इनकी वर्किंग क्या होती है, इनका पैरामीटर्स क्या होता है, कौन लीनियर होता है, कौन नॉन लीनियर कैटेगरी का होता है, ये सारा चीज़ देखेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग ओम्स लॉ की बात करेंगे। ओम्स लॉ जो है इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, और उसके बाद इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन। मज़ा आएगा आपको, यहाँ से सर्किट सॉल्विंग का पार्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। देन इसके बाद ग्रेजुअली हम लोग फिर करंट डिवीजन रूल एंड वोल्टेज डिवीजन रूल जो है इसको समझेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग एक और चीज़ पढ़ेंगे, दैट इज द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अच्छा, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड तो हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन इस बीच में एक इंपॉर्टेंट सी चीज़ छूट गई, विच इज़ द स्टार एंड डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। स्टार एंड डेल्टा ट्रांसफॉर्म, ये पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर के भीतर अभी एज अ टॉपिक सेपरेटली। फिर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड पढ़ने के बाद से हमारे लॉज जो है वो शुरू होंगे, यानी कि यहाँ से केवीएल एंड केसीएल आप पढ़ेंगे। केवीएल एंड केसीएल बोलने का मतलब है कि आप नोडल एनालिसिस और मैश एनालिसिस का कंटेंट जो है इसके अंदर पढ़ेंगे, और इसी के तुरंत बाद थ्योरम शुरू हो जाएंगे। थ्योरम्स में आपको क्या क्या पढ़ना है देख लीजिएगा। जितने थ्योरम्स होते हैं जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है, सारे के सारे थ्योरम्स करवाऊंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा इसके अंदर। तो मतलब हम लोग थेवेनिन्स पढ़ेंगे, थेवेनिन्स थ्योरम पढ़ेंगे, इसके अंदर हम लोग नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद सुपरपोजिशन थ्योरम, देन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, देन उसके बाद एडिशनल थ्योरम में हम लोग पढ़ेंगे रेसिप्रोसिटी थ्योरम, देन उसके बाद कॉम्पेंसेशन थ्योरम, फिर इसके बाद मिलमैन्स थ्योरम। ठीक है, मिलमैन्स थ्योरम के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट,
इंटेलिजेंस थ्योरम जो है उसको पढ़ेंगे हम लोग, इंटेलिजेंस थ्योरम, और लास्ट में पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन थ्योरम। तो आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर के भीतर कितने टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे एक साथ। ये इस चैप्टर के अंदर के पूरे टॉपिक्स हैं जो आपको दिख रहा है यहाँ पे बोर्ड पर, ये टॉपिक्स हैं, ये मेजरली ऊपर ऊपर से मैंने मेन बड़े बड़े टॉपिक्स जो है उसको मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा डेप्थ में पूरी चीज़ें एकदम मस्त तरीके से बताऊंगा, सर्किट सॉल्विंग में आपको मज़ा आ जाएगा। शुरुआत में जब मैं पूरी चीज़ आपको बताऊंगा तो डिटेल्ड फॉर्म में बताऊंगा, देन उसके बाद फिर हम लोग ग्रेजुअली शॉर्टकट्स जो है इसके अंदर क्रिएट करेंगे, जो हमारा सेकंड फेज होगा प्रिपरेशन का। अभी ये प्रिपरेशन का पहला फेज चल रहा है आप लोगों के लिए, तो पहला फेज जो होता है वो डिटेल में पढ़ने का फेज होता है, ये कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर शॉर्टकट वाले फेज पर एंटर करेंगे, क्योंकि तब तक आपका बेस जो है वो स्ट्रांग हो चुका रहेगा, बेसिक्स एकदम अच्छे से बनते होंगे आपसे। तब आप जब शॉर्टकट सीखेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा आपको उन शॉर्टकट्स को, आप लॉजिक समझ के शॉर्टकट लगा पाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज की जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। कोशिश पूरी रहेगी कि सेशन जो है बिल्कुल छोटा, एज शॉर्ट एज पॉसिबल रहे, ताकि आपका समय बचे और आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में उस समय को निकाल पाएं। ठीक, चलिए देखते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हम कितनी कैटेगरी में करते हैं और इसकी क्या जरूरत है। देखिए, इससे पहले ये समझ लीजिए कि हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं डीसी नेटवर्क्स एंड डीसी सर्किट्स का, इस चैप्टर के भीतर इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हमको डीसी सर्किट्स के पूरे एस्पेक्ट्स, पूरे डायमेंशंस के बारे में समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या होते हैं डीसी सर्किट्स, किस तरीके से वर्क करते हैं। तो आपको मैं कुछ टर्म्स यूज्ड भी लिखवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए कि जितने भी टाइप के एलिमेंट्स हैं, चाहे रजिस्टर हो, इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, है ना, ये सारे के सारे एलिमेंट और भी अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी जैसे हो गए, इनको कैटेगराइज कैसे करते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। अब एक एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिखने बैठोगे तो खूब सारी प्रॉपर्टी निकल के आएगी और बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इनको जनरलाइज कर देते हैं, कुछ क्लासिफिकेशंस बनाते हैं, 7 या 8 प्रकार के क्लासिफिकेशंस टोटल फिक्स किया जाता है, और इसी के अंदर से पूरा बताया जाता है कि कितने सारे एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स में कौन कौन से मल्टीपल क्लासिफिकेशंस या मल्टीपल बिहेवियर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाते हैं, उस हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन होता है। ठीक, चलिए तो ये क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं और इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज द एक्टिव एलिमेंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज एक्टिव एलिमेंट्स। एक्टिव एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट में लिखेंगे। एक्टिव एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? दोज एलिमेंट्स which provide energy to the system. They are the elements which provides energy to the system. Energy to the system. ओके, इन्हीं को बोला जाता है एक्टिव एलिमेंट। मतलब कोई भी जो सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं सब एक्टिव एलिमेंट कहलाएंगे। जितने भी सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे बैटरी हो गया, कोई सेल हो गया, फोटोवोल्टिक मॉड्यूल हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल जिसको हम लोग बोलते हैं, सब के सब एक्टिव एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके एग्जाम्पल में आप लिख लीजिएगा, जैसे पीवी मॉड्यूल्स हो गए, है ना, पीवी मॉड्यूल्स हो गए, और कोई भी गैल्वेनिक सेल हो गया, गैल्वेनिक सेल्स हो गए, और कोई भी जनरेटर हो गया। ये तो बेसिकली डिवाइसेस की कैटेगरी में आ जाएंगे, बट ठीक है, इसके जो भी एलिमेंट्स भी जो होंगे उनको भी इसी कैटेगरी में रखेंगे। कोई सेल, कोई बैटरी, सब एक्टिव एलिमेंट्स हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं ये लोग सिस्टम को। चलिए सेकंड पॉइंट पर आते हैं अब इसके बाद हम लोग। इसके बाद पॉइंट बी, द सेकंड पॉइंट इज इसी का अपोजिट, जिसको कि बोलते हैं पैसिव एलिमेंट्स। सेकंड पॉइंट इज अबाउट पैसिव एलिमेंट्स। ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप नहीं भी लिख रहे हैं तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पहले समझना ज़्यादा जरूरी है, आप समझते चले जाइए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो व्हाट आर द पैसिव एलिमेंट्स? पैसिव एलिमेंट्स वो जो एनर्जी दे नहीं सकते सिस्टम को, और खाली एनर्जी कंज्यूम कर सकते हैं, एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते कभी ये लोग सिस्टम को। ठीक है, सो दे आर द एनर्जी कंज्यूमिंग एलिमेंट्स।
ऐसे एलिमेंट जो केवल एनर्जी का कंजम्पशन करें, कभी एनर्जी प्रोवाइड ना कर सके सिस्टम को, उसी को पैसिव बोलते हैं। जैसे एग्जांपल रजिस्टर हो गया, ठीक है, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, ये सब के सब पैसिव एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। अब आप सोचेंगे कि सर इंडक्टर और कैपेसिटर तो एक्टिव भी हो सकते हैं ना, क्योंकि जब ये डिस्चार्ज होते हैं तो एनर्जी वापस करते हैं सिस्टम को। तो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, अगर आप अपने दोस्त की कार लेकर के घूमने निकलते हैं, ठीक है, लोगों ने खूब आपसे रास्ते में जितने भी लोग मिल रहे हैं सब खूब तारीफ कर रहे हैं, रेड कलर की एकदम बढ़िया सी शानदार सी स्पोर्ट्स कार जो है वो लेकर के आप निकले, ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब ये जो स्पोर्ट्स कार आप लेकर के जा रहे हैं इतनी खूबसूरत है कि लोग देख रहे हैं, जो जहाँ पर भी रुक रहे हैं आप, आपकी तारीफ़ें हो रही है, तो क्या ये तारीफ सच में आपकी है या आपके दोस्त की कार की है? तो बात यह है कि उस दोस्त की कार की। अभी आप 2 सेकंड में स्टेटस चेंज कर दीजिए कि आप एक पुरानी सी स्कूटर जो है वो लेकर के निकलिए, देखिए कोई तारीफ नहीं करेगा, ठीक, मतलब उस स्कूटर की कोई तारीफ नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली आप अगर ये सोच लें कि ये तारीफ मेरी हो रही है तो बात गलत है, क्योंकि वो किसी और की हो रही है। तो बस यही हाल है कि आपके एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स का भी, इंडक्टर और कैपेसिटर की भी बात आप समझिए कि वो चार्ज जो दे रहे हैं सर्किट को, वो उनकी है ही नहीं, वो कहीं किसी और से ली हुई चार्ज है जो वो सर्किट को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो उनको एक्टिव नहीं बनाता है, स्टिल दे रिमेन अ पैसिव एलिमेंट ओनली, ठीक है। तो समझ गए इस बात को, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, पैसिव एलिमेंट्स हम समझ गए। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 3। तो एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज द लीनियर एलिमेंट। नेक्स्ट वन इज द लीनियर एलिमेंट्स। लीनियर एलिमेंट्स कौन से होते हैं भाई? लीनियर एलिमेंट यानी वो एलिमेंट्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हो, जिसकी वजह से वी और आई कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल कांस्टेंट होती है, ठीक। क्या क्या लिख सकते हैं इसके अंदर? तो इसमें लिखिएगा विच फॉलोज द ओम्स लॉ, विच फॉलोज द ओम्स लॉ, ठीक है। या फिर लिखिएगा विच causes a constant V versus I characteristics। मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनको आप जब सर्किट में कनेक्ट करें तो उसमें जो सप्लाई वोल्टेज है और जो करंट है उसके बीच बिल्कुल एक कांस्टेंट या लीनियर रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाए, लीनियर एलिमेंट है। या V प्रोपोर्शनल टू I को स्टैब्लिश करता हो, यानी कि ओम्स लॉ को फॉलो करता हो। बेसिकली लिखने का तरीका एक और बना सकते हैं आप इसमें, कि आप एक और चीज बोल सकते हैं कि विच ओबेज द लॉ ऑफ होमोजेनिटी, द लॉ ऑफ होमोजेनिटी एंड एडिटिविटी। एडिटिविटी, इन दोनों प्रिंसिपल को जो फॉलो करता है वो अपने आप ही लीनियर एलिमेंट बन जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है इस आखिरी वाले से, इसलिए इसको हाईलाइट करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है एग्जामिनेशन में। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट जो होमोजेनिटी के प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करता है या फिर जो लॉ ऑफ एडिटिविटी को सेटिस्फाई करता है, वो एलिमेंट अपने आप ही लीनियर एलिमेंट कहलाएगा। तो एक लीनियर एलिमेंट ये दोनों लॉ को फॉलो करता है। क्या होते हैं दोनों लॉ? जैसे सपोज कर लीजिए कि आपके पास सपोज कर लीजिए कि एक यहाँ पर एक सेक्शन है हमारा जिसमें कि ऐसे 2 इनपुट्स हैं जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं किसी सर्किट को, ठीक। एक इनपुट जो है मेरे पास, एक इनपुट जो है इट इज ए, दूसरा इनपुट जो है वो है बी, ठीक है। इसको मैं सर्किट को प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आउटपुट क्या हो सकता है इससे आउटपुट क्या होगा भाई? इससे आउटपुट जो है, इससे जो आउटपुट है वो क्या निकल के आ रहा है? मान लो ए प्लस बी निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया, चलिए ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ये सर्किट इस तरीके की आउटपुट दे रही है। लेकिन क्या होगा अगर इसी सेम सर्किट पर मैं जो इनपुट आपको प्रोवाइड करूंगा उसमें अल्फा कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, ऐसे मान लीजिए। अब इनपुट साइड पे मैंने एक नया कंपोनेंट ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा बी कर दिया, तो आउटपुट में क्या निकल के आना चाहिए? आउटपुट में 2 चीज़ें हो सकती है फिर यहाँ से। आउटपुट में हो सकता है कि एक तरफ या तो आउटपुट में मिलेगा मुझे ए प्लस अल्फा बी, और या तो फिर नॉट इक्वल टू ए प्लस अल्फा बी मिल सकता है। जो आउटपुट होगा हो सकता है कि ए प्लस अल्फा बी के इक्वल ना हो। एडिटिविटी भी मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया, होमोजेनिटी का कंडीशन जो है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जब ये कंडीशन को, अगर सपोज कर लीजिए कि आपका सर्किट जो है इस फर्स्ट वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है,
तो इसका मतलब सर्किट होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है, एडिटिविटी को भी प्रॉपरली फॉलो कर रहा है यहाँ पर। ठीक, अगर इसको सेटिस्फाई नहीं करता तो मतलब एडिटिविटी या होमोजेनिटी की प्रिंसिपल को ये नहीं फॉलो कर रहा है। ठीक, एक साथ दोनों का एग्जांपल आप देख लिए इसके भीतर। तो होमोजेनिटी या एडिटिविटी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है टू मेक इट अ लीनियर सर्किट। और सुपरपोजिशन थ्योरम जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर इन्हीं तीन चीज़ों के बारे में बात होती है कि सुपरपोजिशन थ्योरम इज वैलिड ओनली फॉर द लीनियर सेक्शंस। ठीक है, ओनली फॉर द लीनियर एलिमेंट्स या सर्किट जो है उसके लिए वैलिड होता है ये। ठीक, तो लीनियर एलिमेंट के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं बताइएगा जल्दी से। इसके एग्जाम्पल में आप लिखेंगे जैसे रजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, ये सब के सब लीनियर कैटेगरी के एलिमेंट्स में आते हैं। ठीक, चलिए अब डी पॉइंट पर आ जाते हैं हम लोग जल्दी से। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन लीनियर एलिमेंट्स। अगर लीनियर समझ गए तो नॉन लीनियर बताना बड़ा आसान है। कैसे बताएंगे भाई? वो सभी एलिमेंट जो ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करते हैं, ऐसे सारे के सारे एलिमेंट जो ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करते हैं, ऑल आर नॉन लीनियर। ठीक है, दोज विच डू नॉट ओबे, which do not follow the Ohm's law, which do not follow the Ohm's law। भाई ओम के नियम को नहीं फॉलो करते हैं, इसका मतलब V इज नॉट प्रोपोर्शनल टू I, ये कंडीशन होता होगा। तो इसका मतलब V प्रोपोर्शनल टू I नहीं है तो इनकी ग्राफ भी लीनियरिटी नहीं शो करती होगी ना। जब इनका VI कैरेक्टरिस्टिक आप ट्रेस करेंगे तो वो ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि वो ऐसा इस तरीके का हो, ऐसा ग्राफ हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स का एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल में आप लिखेंगे जैसे कि डायोड। अब डायोड है तो ट्रांजिस्टर तो होगा ही होगा, और ट्रांजिस्टर है तो फिर एस सी आर भी होगा। अरे एस सी आर में हम लोग पढ़ते हैं ना, टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी, दो दो ट्रांजिस्टर के हेल्प से ही तो हम लोग एस सी आर बताते हैं। तो ऑब्वियसली अगर ट्रांजिस्टर नॉन लीनियर है तो एस सी आर नॉन लीनियर होगा ही। डायोड मतलब बेसिकली देखा जाए तो सेमी कंडक्टर फैमिली जो है वो नॉन लीनियरिटी जो है वो रिप्रेजेंट करती है। ठीक, एक्सेट्रा लिख लीजिए इस पर। ठीक है, सो नॉन लीनियर एलिमेंट्स हो गए। देन इसके बाद ई पॉइंट पर आते हैं हम लोग। यहाँ बात करते हैं अबाउट द यूनिलैटरल एलिमेंट्स। यूनिलैटरल एलिमेंट्स, यूनिलैटरल, यूनि का मतलब होता है वन और लैटरल का मतलब होता है, ये डायरेक्शन स्पेसिफिक वर्ड है जो डायरेक्शंस के इंडिकेशन के तौर पे यूज होता है। ठीक, तो वन डायरेक्शनल एलिमेंट, वन डायरेक्शन मतलब ऐसा एलिमेंट जो एक डायरेक्शन में, क्या एक डायरेक्शन में चल रहा होगा? कोई एलिमेंट नहीं चलता एक डायरेक्शन में, मतलब एलिमेंट तो चलता ही नहीं है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं रात में या सुबह यहाँ पे इस बोर्ड के इस कोने में एक रजिस्टर को छुपा के रखा हूँ, शाम तक वो वहाँ पहुँच गया और अगले दिन पड़ोसी के घर तक चला गया। ऐसा तो नहीं होगा ना, वो रजिस्टर यहीं यहीं रहेगा, एलिमेंट नहीं चलता है। सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रिक सर्किट के भीतर कोई अगर क्वांटिटी है जो ट्रैवल कर रही है, जो मूवमेंट को शो कर रही है, तो वो है करंट, जो बेसिकली चार्ज के की मोबिलिटी के हिसाब से बता रही है कि भाई कितने जो ड्रिफ्ट है वो कितना है और चार्जेस कितना मूव कर रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। ठीक, तो बेसिकली करंट है जो ट्रैवल करता है। तो मतलब करंट की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे ही काम करने वाले एलिमेंट्स यूनिलैटरल एलिमेंट्स होते हैं, जो एक ही दिशा की करंट पर सही तरीके से काम कर सकते हैं। करंट की दिशा बदल दोगे तो इनकी प्रॉपर्टी, इनकी कैरेक्टरिस्टिक, सारी की सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ठीक, सो दोज एलिमेंट्स आर यूनिलैटरल, मतलब those elements which are designed to work in specific form, in specific form for a particular direction of current and changing this direction leads to क्या चीज़ में लीड करेगा? उनकी कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी को भी चेंज कर देगा। लीड्स टू चेंज इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज।
ठीक, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिलैटरल एलिमेंट। भाई एक ही दिशा में काम करने के लिए बने हुए, एक ही डायरेक्शन ऑफ सप्लाई पे लोग काम करने के लिए बने हुए हैं ना। क्या एग्जांपल हो सकता है इसका, जैसे कि डायोड। भाई डायोड में इसीलिए तो आपके पास फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का ऑप्शन होता है। अब देखिए ऐसा डायोड है, इस पर मैं यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव दे दूँ तो रिवर्स बायस स्टेट पर चला जाएगा ये, लेकिन अगर इधर पॉजिटिव दूँ और इधर नेगेटिव दूँ तो ड्राफ्ट कुछ अलग तरीके से बनती है। देखिए ऐसे फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक में इस तरीके की ग्राफ दिखती है ना आपको। इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आपको कंडक्शन मिलना शुरू हो जाता है ना, ये फॉरवर्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज जो है, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज जो है, इसके बाद आपको कंडक्शन मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे एवलांच ब्रेक डाउन हो जाता है जब रिवर्स बायस आप करते हैं तो ये सब डिफरेंस जो होता है वो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक में आपको दिखाई देता है। ठीक, तो डायोड हो गया। अब डायोड है तो फिर बाकी के सेमीकंडक्टर्स भी होंगे, ट्रांजिस्टर भी होगा, एससीआर भी होगा। तो इसके एग्जांपल में आप लिखिएगा डायोड, फिर ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर एटसेट्रा। ठीक है, ये सब इसके एग्जांपल्स हो गए क्या चीज़ का, यूनिलैटरल एलिमेंट का। तो फिर इसका कुछ काउंटर पार्ट भी होता होगा, बिल्कुल होता है। तो सेकंड नेक्स्ट पॉइंट पर लिखिएगा, ई पॉइंट पे आ गए क्या हम लोग, अच्छा ई पॉइंट पे आ गए ना, तो एफ पॉइंट पर आते हैं। अब एफ पॉइंट पर लिखेंगे हम लोग, नेक्स्ट एलिमेंट होता है बाइलैटरल एलिमेंट्स। बाइलैटरल एलिमेंट्स, यूनिलैटरल का मतलब वो एलिमेंट्स जो एक ही दिशा की सप्लाई पर प्रॉपरली काम करते हैं। सप्लाई की डायरेक्शन बदलिए, इनकी कैरेक्टरिस्टिक बदल जाएगी, ये कुछ अलग तरीके से बिहेव करेंगे। तो बाइलैटरल ठीक इसके उल्टे होते होंगे, दोनों डायरेक्शन की सप्लाई पे एक जैसे काम करते हैं। सो दोज एलिमेंट्स which has same which has same characteristics and property for both direction of supply are bilateral elements। एकदम सिंपल है। तो बाइलैटरल एलिमेंट मतलब ऐसा हो गया, अगर मान लीजिए ये एलिमेंट है, इसमें इस दिशा से मैं करंट सप्लाई देता हूँ तो भी एक तरीके से बिहेव करेगा, दूसरे डायरेक्शन से करंट की सप्लाई अगर मैं दे दूँ तो भी इसकी बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे रजिस्टर है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे रजिस्टर्स हो गए, इंडक्टर्स हो गए, है ना, इंडक्टर्स हो गया और कैपेसिटर्स हो गए, सब के सब बाइलैटरल कैटेगरी के एलिमेंट्स है, सभी के सभी बाइलैटरल है। कैपेसिटर में भी देखिए इसकी चार्जिंग थोड़ी ना बदल जाएगी, चार्जिंग की कंडीशन तो सेम ही रहेगी, डिस्चार्जिंग की कंडीशन सेम ही रहेगी। ऐसा नहीं कि अपनी प्रॉपर्टी बदल दिया। रजिस्टर वोल्टेज का ड्रॉप करवा रहा है, तो मान लीजिए करंट की सप्लाई की डायरेक्शन बदल दिया तो पता चला वोल्टेज राइज कराने लग गया। कोई रजिस्टर वोल्टेज राइज नहीं करवाता, रजिस्टर जो है उसका काम ही है वोल्टेज का ड्रॉप करवाना। क्यों? क्योंकि वो करंट की फ्लो को अपोजिशन ऑफर करेगा, और एक बार अपोजिशन ऑफर किया तो भाई वोल्टेज का ड्रॉप होना तय वहाँ पर। ठीक है, तो रजिस्टर्स हो गए, इंडक्टर्स हो गए, कैपेसिटर्स हो गए, सब ये सब बाइलैटरल एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग, जी पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट जी। तो बाइलैटरल एलिमेंट पे आ गए। देन उसके बाद हो गया नेक्स्ट विच इज लम्प्ड। अब लम्प्ड, और अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड। नेटवर्क भी बोल सकते हो, एलिमेंट भी बोल सकते हैं, दोनों फॉर्म में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो लम्प्ड नेटवर्क का पार्ट जो है वो लिखते हैं। व्हाट आर द लम्प्ड नेटवर्क्स? देखिए लंप का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेरियस थिंग्स। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जब एक जगह पे जमा हो जाए तो लंप बन जाता है, हम लोग ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो लंप का मतलब कलेक्शन ऑफ वेरियस थिंग्स हो गया। तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के फॉर्म में जब लंप बोलते हैं तो कोई ऐसा सर्किट होता है जिसके अंदर बहुत सारी अलग अलग पैरामीटर्स, अलग अलग क्वांटिटीज़ को जमा कर दिया जाए। ठीक, लेकिन लंप सर्किट्स की एक खासियत ये होती है कि ऐसा करने के बावजूद आप फिर भी हर पैरामीटर को सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हो, हर पैरामीटर को एकदम अलग से आप देख सकते हो एज अ इंडिविजुअल पैरामीटर। ठीक, सो इट इज क्यूमुलेटिव कंडीशन of electrical parameters of electrical
parameters. It is the cumulative condition of electrical parameters where all the parameters can be individually identified. Can be individually identified. ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग क्या, उन्हीं को बोलते हैं लम्प्ड नेटवर्क, कि हर पैरामीटर को अलग से देख सको। जैसे सपोज कर लीजिए आप डीसी नेटवर्क की बात कर लीजिए, कोई भी डीसी सर्किट है, कोई भी आईसी मॉड्यूल है, उसमें से अगर मैं आपको बोलूं कि बताइए उस पूरे मॉड्यूल में से टोटल रेजिस्टेंस कितने का है, बता सकते हैं आप देख करके? रेजिस्टेंस आपको सेपरेटली दिख जाएगा ना। देखिए इसके एग्जांपल में लिखते हैं, जैसे कि आईसीज हो गए, हाँ आईसीज हो गए, कोई भी डीसी मॉड्यूल हो गया, कोई भी डीसी मॉड्यूल हो गया, ठीक है। ये हमारे चैप्टर वाला मॉड्यूल नहीं, जो डीसी मॉड्यूल सर्किट वाला जो है उस मॉड्यूल की मैं बात कर रहा हूँ। तो डीसी मॉड्यूल जितने भी हो गए, वो डीसी सर्किट जितने भी टाइप के हो गए, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। माइक्रो प्रोसेसर्स हो गए, आईसीज हो गए, रेगुलेटर्स हो गए, वोल्टेज रेगुलेटर वगैरह जो आप पढ़ते हो, ये सारा कुछ सब इसी कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि ये इसमें भले ही बहुत सारे पैरामीटर्स एक दूसरे के साथ मिक्सड अप होते हैं, लेकिन स्टिल आप किसी भी एक सेपरेट पैरामीटर को एज अ इंडिविजुअल पैरामीटर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं आपको बोलूं सर्किट से टोटल कैपेसिटेंस निकालिए, आपको पता चल सकता है, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल। इसके साथ साथ एक एग्जांपल वो बताता हूं जो एग्जाम में पूछा हुआ था। तो ट्रांसमिशन लाइन के बारे में पूछा हुआ था कि वो किस कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो शॉर्ट एंड मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, इसमें से भी आप पैरामीटर्स को कैलकुलेट करके बता सकते हैं, इसलिए ये भी जो है वो लम्प्ड कैटेगरी पर ही आएगा। और आज का आखिरी जो पॉइंट है वो जल्दी से आपको मैं लिखवा दूं, एच पॉइंट, विच इज द डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क किसको बोलते हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया कि लम्प्ड नेटवर्क होता है जहां पे हर पैरामीटर को सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसी का उल्टा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क जो होता है इसमें किसी भी पैरामीटर को सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, पूरा का पूरा डेटा आपके पास एक क्यूमुलेटिव फॉर्म में अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल टोटल इम्पीडेंस के फॉर्म में डेटा तो है, लेकिन अलग से रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस के फॉर्म में डेटा नहीं अवेलेबल है, ठीक। सो इसके अंदर शॉर्ट में लिखेगा कि हियर the parameters are available in cumulative form but no parameter is individually identified या आइडेंटिफाइबल। कोई भी पैरामीटर को सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, सारी चीज़ें क्यूमुलेटिव फॉर्म में तो है अवेलेबल, बट एज अ इंडिविजुअल पैरामीटर, एज अ इंडिविजुअल क्वांटिटी नहीं अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। तो ऐसे को डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या होता है भाई? इसके एग्जांपल में सबसे ज़्यादा एसी के एग्जांपल्स होते हैं। इसके एग्जांपल में सबसे ज़्यादा आप एसी सर्किट, एसी मॉड्यूल्स जो है उनको देखेंगे, एसी सर्किट्स। अच्छा, एग्जाम में पूछे हुए डेटा के हिसाब से ट्रांसमिशन लाइन का पूछता है, तो ट्रांसमिशन लाइन कौन सी वाली? ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। शॉर्ट एंड मीडियम ट्रांसमिशन लाइन जो है वो लम्प्ड कैटेगरी में आता है। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन जो होती हैं वो सब की सब आती हैं डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर की कैटेगरी में, ठीक है। तो ये सब थे आज के लिए पूरे के पूरे एलिमेंट्स की कैटेगराइजेशन। इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे, कुछ एग्जांपल आपको मैं एमसीक्यू के फॉर्म में पूछने वाला हूँ, तो मज़ा आएगा आपको। ये पूरे के पूरे पैरामीटर्स, ये नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, ड्राइव पर अपलोड हो जाएगी। ड्राइव की लिंक आपको इस वीडियो के साथ पिंड कमेंट में भी मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप पर भी उसकी लिंक अवेलेबल रहेगी, ठीक। तो ड्राइव पर जाइए, अपडेटेड पूरे के पूरे नोट्स आपको रेगुलर मिल जाएंगे। पुराने नोट्स आप नहीं भी डाउनलोड कर पाए तो सब कुछ ड्राइव पर अवेलेबल है, ठीक।
तो मस्त तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए, इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आने वाले सेशंस पर इसके ऊपर क्वेश्चन भी करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और जल्दी आपके लिए लाइव सेशन पर क्वेश्चन भी होगा और सेशंस भी होगा, तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वीडियो आज का यहीं पर एंड अप करता हूँ। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, मस्त तरीके से आप नोट्स वगैरह बनाते जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।